ख़वातीन हज़रात, देवी और सज्जनों, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम अखंड भारत। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। इस खास कार्यक्रम अखंड भारत में मैं आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। नाजरीन, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद मुल्क की एकता और अखंडता, इत्तेहाद और सालमियत, अमन व सलामती, तालीम व तरक्की, सामाजिक सौहार्द और भाईचारा को बनाए रखने के लिए, उसको फ़रोग देने के लिए नागरिकों को डिस्प्यूटेड, हाईलाइटेड, चर्चित और करंट समसामयिक विषयों या इशूज की सही, सटीक, समावेशी और सारगर्भित जानकारी देना है, ताकि मासूम जनता को किसी भी मुद्दे को लेकर जानकारी के अभाव में बहकाया, भड़काया या उकसाया न जा सके, भ्रमित न किया जा सके। नाजरीन, मदरसा तालीम व उसके असरात आज के इस एपिसोड भाग 3 में, क्या मदरसों में कट्टरता या धर्मांधता की तालीम दी जाती है, उसके असरात क्या हैं, मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए कुछ सुझाव पर चर्चा की जाएगी। आज का यह टॉपिक बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है। अक्सर समाज में मदरसों को लेकर इस तरह का वाद विवाद, तर्क वितर्क चलता रहता है कि क्या वास्तव में मदरसे कट्टरता फैलाते हैं या धर्मांधता फैलाते हैं, या इस तरह की कोई तालीम दी जाती है, और जिसको लेकर समाज में एक विद्वेष की भावना पनपती है, भाईचारा और सौहार्द प्रभावित होता है। इसीलिए आज इस मुद्दे को चयन किया गया है बातचीत करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज चर्चा सिर्फ गैर मान्यता प्राप्त अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों की जाएगी, जो अलग अलग इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन के निजी खर्चे से, सेल्फ फाइनेंस से चलाए जाते हैं। इनमें कुछ मदरसे बहुत बड़े बड़े हैं, जिनकी साख वर्ल्ड लेवल पर है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर या अवस्थापना सुविधाएं किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, और कुछ बहुत छोटे हैं जो प्राइवेट घरों में, मस्जिदों में या एक दो कमरों में और कहीं कहीं पेड़ के नीचे संचालित किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। इन्हीं मदरसों का सर्वे 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया था, जिसमें कुछ अलार्मिंग, चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए थे, और जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। नाजरीन, अगर आप इस कार्यक्रम का एपिसोड भाग 1 देखे होंगे तो आसानी से समझ पाएंगे कि मदरसा शिक्षा प्रणाली या सिस्टम भारत में अंग्रेजी हुकूमत कायम होने के शुरू के कुछ सालों तक, यानी 19वीं सदी के मध्य तक ज्यों की त्यों बनी रही। इसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई। इस समय तक सरकार सरकारी मदरसे स्थापित करती थी, और ताकि इनको मुलाजमत, इनको शासन प्रशासन करने के लिए इनको आसानी हो सके। 1761 AD में उस समय के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले हिंदुस्तान में कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया था, जिसका नाम था कलकत्ता मदरसा। ये कमोबेश आज भी कायम है। इसी तरह और इलाकों में भी सरकारी मदरसे कायम किए गए थे। क्योंकि इस वक्त तक सरकारी कामकाज की भाषा फारसी थी, लिहाजा अंग्रेजों को प्रशासन और शासन करने के लिए फारसी, अरबी, शरीयत और कुरान के जानकार लोगों की दरकार थी, जो मदरसा शिक्षा प्रणाली से ही मुमकिन था। तारीख पर नज़रसानी करने से मालूम होता है कि 19वीं सदी के मध्य तक भारत में मदरसों का स्वरूप सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष था। इन मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाती थी। मुगल खास तौर से अकबर के समय में मदरसों में दर्शन, रीजनिंग, ज्योग्राफी, तर्कशास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। इस समय तक चूंकि फारसी व उर्दू पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाती थीं, लिहाजा सभी मजहब व पंथ के लोग मदरसों में पढ़ते थे। इन्हीं मदरसों में किसी समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रसिद्ध मशहूर समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जैसी मशहूर शख्सियतों ने अपनी शुरुआती तालीम हासिल किया था। नाजरीन, तारीख की स्टडी यानी इतिहास के अध्ययन से मालूम होता है कि 19वीं सदी के मध्य के बाद हालात और परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदलने लगी। अब अंग्रेज भारत पर पूरी तरह से काबिज हो चुके थे
उन्होंने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था अपने तौर तरीके से करना शुरू कर दिया था। नई नई पॉलिसीज और फैसले लिए जाने लगे थे। आइए हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तब्दीलियाँ, कुछ फैसले और कुछ पॉलिसीज हैं उनका जिक्र करते हैं जो 19वीं सदी के मध्य के बाद अंग्रेजों ने शुरू किया था। नाजरीन, 1835 ईस्वी में सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने फारसी की जगह अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया और इसी तरह 1844 में उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने मदरसों से पास आउट बच्चों को सरकारी मुलाजमत में भर्ती होने पर रोक लगा दिया। तीसरा, मदरसों को सरकारी खजाने से दी जाने वाली तनख्वाह पर प्रतिबंध लगा दिया। इन तीनों घोषणाओं ने, इन तीनों पॉलिसीज ने रातों रात मदरसों और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की अहमियत को अर्श से फर्श पर ला दिया। अब इन मदरसों का महत्व जो पहले था खत्म हो गया। इसी तरह 1857 की जंग में हिंदुस्तान की हार होने के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज देने के बाद मुगल युग का खात्मा हो गया। 1860 में फौजदारी मामलों में शरीयत लॉ को ख़त्म कर पूरे भारत में सभी मानने वालों के लिए आईपीसी लागू कर दी गई। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि 1860 तक हिंदुस्तान में फौजदारी मामलों में शरई कानून लागू था। अब इस एक्ट को लागू करने के बाद शरई कानून खत्म कर दिया गया और इंडियन पैनल कोड पूरे भारत में लागू कर दी गई। नाजरीन, अंग्रेजों की उपरोक्त पॉलिसीज और नीतियों के कारण पूरे मुस्लिम समाज में एक रोष की भावना और एक भय और खौफ की भावना घर कर गई। इन नीतियों के बहुत ही दूरगामी रिजल्ट आना शुरू हो गए। अब यहीं से मदरसों में प्रॉब्लम और मुस्लिम समाज की पसमानदगी व गरीबी शुरू होती है। अंग्रेजों के उपरोक्त फैसलों और पॉलिसीज की वजह से मुस्लिम समाज, खासकर धार्मिक उलमा, मौलाना, मुफ्ती, कारी, हाफिज, सियासी व अन्य मजहबी लीडर्स में ज़बरदस्त नाराज़गी और दहशत का माहौल पैदा हो गया। ये लोग रातों रात सरकारी मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। अब ये लोग अंग्रेज़ों को अपना दुश्मन समझने लगे। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता का ज़बरदस्त विरोध किया जाना शुरू हो गया। मजहबी उलमाओं ने अंग्रेजी और आधुनिक तालीम जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी आदि को न लेने का फतवा जारी करना शुरू कर दिया और अब इनको इस्लाम खतरे में नज़र आने लगा। इसे मजहब और शरीयत में हस्तक्षेप और उस पर हमला माना गया। अब हमारे जो उलमा हजरात थे और जो हमारी क्लर्जी थी वो पूरी तरह डिफेंसिव मोड में आ गई। अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति को इस्लाम पर खतरा माना जाने लगा। इससे बचने के लिए उलमा, सियासी कायदों ने बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट नेचर के मदरसे कायम करने लगे ताकि इस्लामी शिक्षा, संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा सके। मुस्लिम समाज को यह भय सताने लगा कि जैसे फौजदारी मामलों में शरई कानून को हटाकर अंग्रेजों ने आईपीसी लागू कर दिया है, उसी तरह कहीं दीवानी और फैमिली लॉज में जो हमारा पर्सनल लॉ है, जिसमें पर्सनल लॉ लागू है, उसको भी ख़त्म कर दूसरा कोई कानून न लागू कर दिया जाए। इसी खौफ से हमारे जो उलमा हजरात थे 1937 व 1938 में इनके दबाव से 2 एक्ट पारित कराए गए, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट और मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939। इसी समय 1866, आइए अब हम देखते हैं कि इसी समय जो मदरसे कायम किए गए जिनको इस्लामी शिक्षा और संस्कृति के तबलीग के रूप में दिया गया। इस अंग्रेजों की मुखालफत, अंग्रेजी शिक्षा की मुखालफत के लिए अब पूरे मुल्क में इंडिपेंडेंट नेचर के बड़े बड़े मदरसे कायम किए जाने लगे। 1866 में सबसे पहले मदरसा दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में कायम किया गया। 1878 में मदरसा फिरंगी महल लखनऊ में मुल्ला निजामुद्दीन द्वारा कायम किया गया। इसी तरह 1898 में मदरसा दारुल उलूम नदतुल उलमा मोहम्मद अली मुंगेरी द्वारा कायम किया गया, जिसे हाउस ऑफ नॉलेज एंड असेंबली ऑफ स्कॉलर भी कहा जाता है। 1904 में मदरसा मंजर इस्लाम बरेली में अहमद रजा खान साहब ने कायम किया तथा इसी तरह तमाम बड़े बड़े मदरसे
इंडिपेंडेंट नेचर के मदरसे मुल्क में कायम किया जाना शुरू कर दिया गया। साथियों, 1857 के बाद मदरसों को कायम करने का खास मकसद अंग्रेजी व पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति के हमले या हस्तक्षेप से इस्लाम तथा मुसलमानों की हिफाजत करना था तथा शरीयत और इस्लामी तहजीब व तालीम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना था। अब मदरसे अपना सेकुलर मिजाज या सेकुलर नेचर खोने लगे। सिर्फ मुस्लिम समाज और दीनी तालीम के लिए मदरसे सीमित हो गए। यहीं से मदरसों की सोच बदलने लगी और मदरसों में अब सिर्फ कुरान, हदीस, शरीयत, फ़िक़ह, अरबी, फ़ारसी और उर्दू पढ़ाया जाने लगा। दुनियावी तालीम ख़त्म कर दी गई। 1866 में मैं बड़ा दिलचस्प वाक़या आपको बता रहा हूँ। 1866 में सहारनपुर के देवबंद में कायम मदरसा दारुल उलूम देवबंद को उस वक्त के मुसलमानों ने ब्रिटिश भारत के पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के खिलाफ इस्लाम का किला कहकर नवाजा था। इस मदरसे को इस्लाम का किला कहा गया था ताकि अंग्रेजी भाषा और शिक्षा और विज्ञान तथा हो रही तब्दीलियों तथा आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण से जो इस्लाम का से खतरा था, जो इस्लाम के दुश्मन माने गए थे, उनसे हिफाजत करना था। कमोबेश मदरसों में पढ़ने वालों की सोच और विजन और माइंडसेट अभी भी उसी तरह का बना हुआ है। यहीं से मदरसों में कट्टरता की शुरुआत होती है और उनमें समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आज भी इनके द्वारा आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण या मॉडर्न एजुकेशन का कहीं न कहीं जरूर विरोध किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनके इफेक्ट क्या हुए, इनके जो प्रभाव क्या हुए। साथियों, मदरसों में कट्टरता या धार्मिकता की शुरुआत यहीं से होती है। अब इनकी सोच, नज़रिया, विजन लिबरल, साइंटिफिक, फ्लेक्सिबल, रिफॉर्मेटिव तथा प्रोग्रेसिव न होकर कंजर्वेटिव, फंडामेंटलिस्ट, रिजिड, फैनेटिक और अनलिबरल होना शुरू हो जाता है। इनकी सोच का दायरा साइंटिफिक न रहकर धार्मिक हो जाता है। इनके अंदर जो साइंटिफिक टेम्पर या भावना होनी चाहिए थी वो पैदा नहीं हो पाई। नाजरीन, आइए अब हम देखते हैं कि कट्टरता व धर्मांधता का क्या मतलब होता है। कैसे मदरसों से इनका क्या ताल्लुक है, इस मुतालिक हम बातचीत करते हैं। कट्टरता संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका लफ्जी मतलब होता है अपनी विचारधारा, आस्था, मत या विश्वास या मजहब पर दृढ़ रहना या मजबूती से टिके रहना और उसके खिलाफ जरा भी कोई बात न सुनना। इसी तरह धर्मांता का लफ्जी मतलब होता है सिर्फ अपने मजहब को सबसे अच्छा मानना और बिना माइंड अप्लाई किए, बिना दिमाग लगाए अक्षरशः उसका पालन करना, यानी धर्म में अंधा हो जाना। एक कट्टर और धर्मांत शख्स कुछ भी अपने मजहब के खिलाफ सुनना नहीं चाहता और उसको सबसे अच्छा मजहब सिर्फ अपना मजहब लगता है और दूसरों को वो उस नज़रिए से नहीं देखता। सारी कमियां, सारी अच्छाइयां उसे अपने मजहब में नज़र आती हैं, दूसरे के मजहबों में सारी बुराइयां नज़र आती हैं। ये कट्टर या धर्मांध व्यक्ति के लक्षण होते हैं। नाज़रीन, आइए अब हम देखते हैं कि मदरसों से पास आउट बच्चों की सोच या नज़रिया या विजन फैनेटिक क्यों हो जाता है, फंडामेंटल क्यों हो जाता है, ये तंग नज़री का शिकार क्यों हो जाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। जहाँ तक हमने मदरसों को देखा और जाना है, इस मुतालिक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि अनरिकॉग्नाइज्ड यानी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सिलेबस या कोर्स कुरान, हदीस, फ़िक़ह और शरीयत के बिना पर डिज़ाइन किया गया है और ये सब लगभग 1000 से 1500 साल पहले लिखे गए हैं। इनमें कुरान पाक अल्लाह की किताब है, बकिया हदीस, फ़िक़ह, शरीयत सब कुछ समय समय पर और आज भी हमारे फ़ुक़हा हज़रात, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और मुजद्दिद उलमा हज़रात द्वारा इनको मुरतब किया गया है या लिखा गया है, जो सिर्फ अकीदे पर मबनी है। इनका साइंटिफिक
और लॉजिकल कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। जैसा कि सभी मजहबों के साथ होता है, मजहब सिर्फ अकीदा, आस्था, फेथ और विश्वास की बुनियाद पर टिका होता है। चूंकि इन मदरसों के सिलेबस में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एजुकेशन, ह्यूमन साइंस, ज्योग्राफी जैसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता, लिहाजा इनमें साइंटिफिक अप्रोच या विजन या डेवलप नहीं हो पाता। ये लोग हर चीज़ को इन मदरसों से पास आउट बच्चे हर चीज़ को सिर्फ कुरान, हदीस और फिक़ह या शरीयत के नज़रिए से देखते हैं और बाकायदा उसकी तबलीग करते हैं। यहीं से कट्टरता और धर्मांधता की शुरुआत होती है। इनका माइंडसेट और नज़रिया, सोच रिजिड और फैंटिक हो जाता है। यह इस नज़रिए के हो जाते हैं कि यह सब कुछ अल्लाह का कानून है, इसमें ज़रा भी तब्दीली नहीं हो सकती। जबकि कुरान की प्रीचिंग और टीचिंग उदार, प्रोग्रेसिव और लिबरल है। कुरान में कट्टरता का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। इस तरह मदरसों को जो मैंने समझा है, समस्या इनके सिलेबस में है, न कि मदरसों में कट्टरता, धर्मांधता या उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड सिलेबस चलाया जाता है। होता यह है कि मदरसों में दुनियावी या आधुनिक तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कवरी, इन्वेंशन, ज्योग्राफी जैसा कोई सब्जेक्ट न के बराबर पढ़ाया जाता है। इसलिए इनकी सोच सिर्फ मजहबी हो जाती है। ये हर चीज़ को मजहबी और शरीयत के नुक्ते नज़र से देखते हैं। इसीलिए ऐसा जो मैंने करीब से देखा है और इनका स्टडी किया है, ऐसा इस मदरसों में ऐसा नहीं होता कि इनका कोई सिलेबस हो या इस तरह से कोई ऑर्गेनाइज्ड कोर्स पढ़ाया जाता हो या कोई इंटेंशनली पढ़ाया जाता हो कि जिससे कट्टरता और धर्मांधता को बढ़ावा मिलता हो। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम इनके सिलेबस में है। इसी सिलेबस के नाते और इसी कोर्स के नाते इस तरह की सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। नाज़रीन, आइए हम अब इन मदरसों में इस्लाह और सुधार के बारे में कुछ सुझावों पर चर्चा करते हैं कि कुछ हमारी रिकमेंडेशन हैं जिन पर हम बातचीत करते हैं कि इन मदरसों को सुधारा कैसे जाए और इनको आधुनिक कैसे बनाया जाए। हम बारी बारी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो मेरा पहला सुझाव है, इन अनरिकॉग्नाइज्ड या गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सिलेबस में तब्दीली किया जाना नहायत ज़रूरी है। इनके सिलेबस में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी जोड़ा जाना नहायत ज़रूरी है, ताकि ये दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकें और दुनियावी तालीम से, साइंस टेक्नोलॉजी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, कंप्यूटर से और जो मॉडर्न सब्जेक्ट हैं एंथ्रोपोलॉजी से, इनके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा, इनके अंदर एक साइंटिफिक सोच और विजन डेवलप होगा और जिससे इनके अंदर जो कट्टरता होती है, जो धर्मांधता होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इस मुतालिक मेरा दूसरा सुझाव है कि जैसे रिकॉग्नाइज्ड मदरसों में 1 से लेकर 12 कक्षा तक कंप्यूटर, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश की तालीम दिया जाना कंपलसरी कर दिया गया है, उसी तरह इन मदरसों में भी जो चाहे सेल्फ फंडिंग से संचालित किए जाते हों या किसी तरह किए जाते हों, इनमें भी दुनियावी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम या इस तरह के सिलेबस में तब्दीली किया जाए और इन सब्जेक्ट्स का जो आधुनिक सब्जेक्ट हैं, आधुनिक शिक्षा के सब्जेक्ट हैं, इनका पढ़ाया जाना कंपलसरी किया जाए। तीसरा सुझाव हमारा है कि इन अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों को मदरसा शिक्षा परिषद के अधीन लाया जाए। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी डिग्री और इनका जो सिलेबस है, इनका जो यूनिफॉर्म है, जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, इनको भी एक किया जाए। इनके लिए भी कानून बनाया जाए ताकि इनमें एकरूपता और यूनिफॉर्मिटी आ जाए। नेक्स्ट हमारा सुझाव है कि इन मदरसों में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एकरूपता लाने के लिए किसी नियमावली का गठन किया जाए, नियमावली बनाई जाए और उसी नियमावली के अकॉर्डिंग इन मदरसों का संचालन किया जाए
तब जाकर इन मदरसों से पास आउट होने वाले बच्चों की सोच बदलेगी, इनका विजन चेंज होगा, इनका जो इनमें साइंटिफिक अप्रोच पैदा होगी, तो धीरे धीरे कट्टरता और धर्मांता अपने आप खत्म हो जाएगी। ये किया जाना नहायत जरूरी है। साथियों, आज इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार।